नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों की क्रिएटिविटी क्या होती है और बच्चे किस तरीके से सृजनात्मक क्रियाएं उत्पन्न करते हैं। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिलती है या उभर के आती है वो एक एक्टिविटी है, वो है प्ले। बच्चा प्ले के माध्यम से बहुत सारी सृजनात्मक क्रियाएं तो करता ही करता है, साथ में वह कल्पनाएं भी बहुत अच्छी करता है। किसी भी तरह की कल्पना करना बच्चे के लिए आसान हो जाता है जब वह खेलता है। तो इमेजिनेशन जो है वो अक्सर बच्चा उन चीज़ों की करता है जो उसके साथ या तो घटित हो गई हो या नहीं हुई हो, वो उसकी इमेजिनेशन है। या उसने कहीं सुन लिया हो और उसके आधार पर वह एक काल्पनिक घटनाक्रम बना लेता है या काल्पनिक पात्रों को अपने आप के अंदर क्रिएट कर लेता है, उसके अंदर वो चीज़ों को फिर शो करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कल्पना करता है बच्चा कि वह हवा में उड़ रहा है, कल्पना करता है बच्चा, उसकी इमेजिनेशन है कि वो मछली की तरह, एक फिश की तरह पानी में तैरे। तो ये जो चीज़ें होते हैं वो उसकी कल्पना शक्ति में आती हैं। अच्छा, माता पिता यदि अगर ऐसा लगे कि वह अपने बच्चों की मतलब बच्चों के जीवन में माता पिता ही प्रगति और उन्नति का प्रकाश ला सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों अगर किसी तरीके का कोई कार्य कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए माता पिता उनको रोक देते हैं। ये कह देते हैं कि चोट लग जाएगी या ये गंदी बात है, इनको नहीं करना चाहिए। ऐसे में बच्चे के मानसिक विकास में अवरोध पैदा होता है और इस वजह से बच्चे का जो व्यक्तित्व है इस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अगर बच्चा किसी भी तरह की कोई इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, वो आपको कुछ कल्पना के द्वारा कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस बच्चे की उस कल्पनाशीलता को समझें, देखें और उसको अप्रिशिएट करें, और अगर वो कल्पना कुछ गलत हो रही है तो हम उसको मॉडिफाई करें। जो भी कल्पनाएं और संवेदनाएं होती हैं वह बच्चे के मन के अंदर अपने आप उठती हैं, और अपने आप उठने का मतलब होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ऐसे में अगर हम उनको रोक देते हैं तो उन कल्पनाओं को सप्रेस हो जाती हैं, उनका दमन हो जाता है और जो बच्चा होता है वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसे में उसके कि हर तरह के जो विकास होते हैं उस पर नेगेटिव जो प्रभाव होते हैं वो पड़ते हैं। इसके अलावा बच्चों के माहौल के अनुरूप कई कई तरह की कल्पनाएं करता चला जाता है और वो समर्थ होने पर उन्हें मूर्त रूप देने का भी प्रयत्न करता है। जैसे आजकल टीवी के अंदर एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि उसके फादर उसका मकान बनवा रहे हैं, लेकिन वो इतना इंटरेस्ट उस मकान को बनवाने में ले रहा है, जब इंजीनियर उससे पूछता है कि लो आपका मकान बन के तैयार हो गया, आपने अपने लिए बनवाया ना, वो बच्चा तुरंत कहता है नहीं, ये मैंने नहीं, अपने लिए नहीं बनवाया, अपने बच्चों के लिए बनवाया है। उसकी कल्पना में है कि उसके बेबीज़ होंगे, वो बड़ा होगा, उसकी शादी होगी जैसे उसके मदर फादर की हुई है, इस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह की कल्पनाएं करना। बच्चे कल्पना करते हैं कि वो टीचर हैं, बाकी जो बाहर टॉयज़ बैठा उसने रखे हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये उसकी कल्पना ही है। और यह कल्पना जो होती है ये उत्कृष्ट मानसिक क्रिया है। कल्पना ही मानव विकास के पथ का निर्माण करती है और मनुष्य जीवन की बहुत सारी गतिविधियों को कल्पना के माध्यम से ही पूर्ण करता है और अच्छे परिणाम प्राप्त करता है, क्योंकि कल्पना से ही डिसीजन मेकिंग भी हमारी मजबूत होती है। इसके अलावा जो बच्चे अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, स्पेशल होते हैं, वो भी अपने आप को कल्पना के द्वारा ही, इमेजिनेशन के द्वारा ही सुदृढ़ बनाते हैं और अपने जीवन को आम लोगों के साथ रहने के लिए बनाते हैं। कल्पना को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कल्पना शक्ति के विकास में बालक अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और योग्यताओं को सरलता से अभिव्यक्त कर सकता है। कई बार देखा होगा बच्चे जब बहुत आसानी से और सरल शब्दों में अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो इमेजिनेशन के थ्रू अपनी बात अपने पेरेंट्स तक बताते हैं। अब है कि कल्पना का अर्थ क्या होता है।
तो सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कोई नवीन रचना करता है अथवा अपनी जानकारी को घटा बढ़ाकर अथवा उसको फिर से संगठित करके नवीन रूप देता है, उसे हम कल्पना कहते हैं। मैड्यूल नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। इमेजिनेशन एक ऐसा चिंतन है जो कि दूर मतलब या पास्ट में होने वाली या हो चुकी वाली या फ्यूचर में होने वाली किन्हीं घटनाओं से संबंधित रखता है। इसके अलावा एंजिल ने कहा है कल्पना वस्तुओं की चेतना है जो इंद्रियों के सम्मुख अनुपस्थित होती हैं। अधिक साध्य रूप में यह कह सकते हैं कि कल्पना पिछली इंद्रिय उत्तेजनाओं का विचारात्मक पुनर्जागरण है। इसके अलावा डमविल ने कहा है मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सभी प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। बीएन झा ने कहा है कल्पना से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन नई वस्तु उत्पन्न करता है जो कि भूतकाल में न देखी गई है और न इंद्रियों के सामने उपस्थित की गई है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ आपका मानसिक चिंतन जिससे कि आप एक घटना को क्रिएट कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, किसी समस्या का समाधान क्रिएट कर सकते हैं, वही कल्पना कहलाती है। अब है कि एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। बालक अपनी इमेजिनेशन को किस तरीके से उसको स्वरूप में लाता है, वो सबसे पहला है डे ड्रीमिंग जिसको कहते हैं, या हम हिंदी में कहें दिवा स्वप्न। तो ग्रीनीलैंड के अनुसार भली प्रकार अपनाई गई कल्पना हमारे वातावरण में प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यह तब होती है जब कल्पना आक्रांत बन जाती है। यदि इसको वातावरण में समायोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह कार्य दिवा स्वप्न में समाप्त हो जाती है। यानी दिन में सपने देखना, मान लीजिए कोई बच्चा अपने इमेजिनेशन को बता रहा है और वो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है कि मैं इस तरीके से करूं, तो उसको दिवा स्वप्न कहते हैं। वैसे यह जो दिवा स्वप्न होता है ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें कि दिवा स्वप्न का मतलब होता है कि भविष्य की कल्पनाओं के लिए हवाई किले बनाना, यानी नुकसानदायक है, कोई ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की अगर ड्रे ड्रीमिंग है तो उसको बंद करवा दिया जाए। उसके बाद है ड्रीम, स्वप्न दिवा स्वप्न से भिन्न होते हैं क्योंकि ये जागते समय नहीं बल्कि सोते समय घटित होते हैं। जब हम सो जाते हैं तो असामान्य मनोविज्ञान में स्वप्न का एक विशेष महत्व है। स्वप्न सुखद दुखद दोनों तरह के मिश्रित होते हैं, इनका स्वरूप काफ़ी जटिल होता है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि निद्रा के समय आत्मा शरीर से अलग होकर भ्रमण करती है। इस समय वह जो भी कुछ देखती है सुनती है वही स्वप्न है। आज भी कुछ लोग स्वप्न का कारण दैवीय शक्ति को मानते हैं। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो स्वप्न होते हैं वो हमारी चेतन और अवचेतन मानसिक स्थिति को प्रकट करते हैं। J.F. ब्राउन के अनुसार स्वप्न विभ्रम है जिन्हें हम सभी प्रकार रात्रि को अनुभव करते हैं और जब हम जागते हैं तो उनका विभ्रात्मक पूर्णतः स्पष्ट होता है कि हमने सपने में क्या देखा, कोई शादी देखी, किसी की डेथ देखी, कहीं हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, कहीं हम नीचाई में गिर रहे हैं, कहीं हम गड्ढे में गिर रहे हैं, कहीं हम पानी में तैर रहे हैं। तो एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं वो स्वप्न के माध्यम से देखते हैं। तो फ्राइड का विचार है कि मतलब ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है मनोराज्य कल्पना तरंग, फैंटेसी। कई बार बच्चा फैंटेसी करता है। व्यक्ति स्वाभाविकता की परिसीमा का उल्लंघन करके अपने मन की तरंगों में गोते लगाता है, तब उसकी इस कल्पना को मनोराज्य कल्पना कहते हैं। इस मनोराज का मतलब है मन का राज। ठीक है, मनोराज में यथार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे मनुष्य हवा में उड़ रहा है, बिना किसी सहारे या बिना किसी इक्विपमेंट के वो हवा में उड़ रहा है, उसी तरीके से मनुष्य गायब हो गया। और इस तरह की कुछ क्रियाओं को देखना या और जो कि समाज, व्यक्ति और राष्ट्र के हित में नहीं है बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने में है, तो उनको हम कह सकते हैं वो फैंटेसी कहलाती हैं।
हवा में उड़ते हुए किसी को मार देना, शेर को एक मुक्के में मार देना, और ये सब एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें हैं जो कि बच्चे को, जो मनोराज्य कल्पना तरंग है, बालक के अवचेतन मन में अत्यंत सुख का अनुभव होता है, क्योंकि बालक नायक का अत्यंत बलशाली होता है। क्योंकि जब बच्चा इन फैंटेसी उस दुनिया में चला जाता है, तब जैसे सुपर हीरो मानना, अलादीन को मानना, या उसके चिराग का जिन बनना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फैंटेसी कहलाती हैं। फिर है नाटकीयकरण, ड्रामाटाइजेशन। स्वप्न में किसी घटना का चित्र या अभिनय के रूप में दिखाई पड़ने को क्रिया को नाटकीयकरण कहते हैं। जैसे सपने के अंदर हम कोई नाटक देखते हैं या कोई मूवी का सीन हम देख लेते हैं, तो उसको हम ये कहते हैं। ये जो चित्र होते हैं ये दृश्य श्रव्य रूप के हो सकते हैं। अचेतन मन के स्वप्न के माध्यम से गूढ़ और जटिल विचार और गतिविधियों को नाटक या खेल के रूप में हमारा मस्तिष्क जो होता है वो प्रस्तुत करता है और हम उसे देखते हैं। पात्र अलग हो सकते हैं, हमारा परिवार पात्र बन सकता है, उस बच्चे का परिवार पात्र बन सकता है, कोई और परिवार पात्र बन सकता है, लेकिन वो नाटकीयकरण की तरीके से ही उसको देख सकता है। अब है कि बालकों के काल्पनिक व्यवहार का महत्व, वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इमेजिनेशन बिहेवियर। इसका जो होता है ये लक्ष्य प्राप्ति में आसान होता है। अगर हम कोई सपना सही तरीके से देख रहे हैं, कोई अच्छे उसमें ले जाने के लिए देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बौद्धिक विकास बहुत बढ़िया होता है और आवश्यक उपकरण भी है बौद्धिक विकास के लिए कल्पना का। फिर है ज्ञान वृद्धि, मनुष्य में नवीन ज्ञान की जानकारी होती है। अगर हम कल्पना में कोई चीज़ देखते हैं, उसका मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं और उन सब चीज़ों को करने का। फिर है रुचि, प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई गुण विद्यमान होता है और अगर बच्चा अपनी रुचि से इन कार्यों को करता है तो उसके डेवलपमेंट में ये 4 चांद लगा सकता है। आनंद प्राप्ति तो होती है, बच्चा जब इमेजिनेशन के द्वारा चित्रकारी करता है और अपनी कल्पना शक्ति से किसी चीज़ को नया रूप देता है तो उसे बहुत ज़्यादा चरम आनंद की प्राप्ति होती है, उसे खुशी मिलती है। फिर मानसिक शक्ति तो है ही कि बच्चा जो होता है अपनी मानसिक शक्तियाँ लक्ष्यों को पूर्ति करने होने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तो वह अपनी मानसिक शक्ति का भी इस्तेमाल कर पाता है और वो ज़्यादा खुश रहता है। इसके अलावा अगर हम कहें कि कल्पना अनेक प्रकार के सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आर्थिक योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती है, ये सही है। जीवन में समायोजन का महत्व है, कल्पना द्वारा बालक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है। कल्पनाशील व्यक्ति को सरलता से सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कल्पना बहुत बड़ी उपयोगिता है। जो बालक अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं वे शारीरिक और मानसिक रूप से ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इमेजिनेशन। बच्चा जो होता है अपने अपने तरीके से इनको इमेजिनेशन करता है। ट्रेवर के द्वारा कल्पना को निम्न प्रकार से वर्गित किया है। सबसे पहले कल्पना, और कल्पना को 2 भागों में इन्होंने किया है, एक तो है रिप्रोडक्टिव, दूसरा है प्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव है उसको भी 2 भागों में किया है, वो है आदानतात्मक और दूसरा है सृजनात्मक, रिस्पेक्टिव और क्रिएटिव। जो क्रिएटिव है इसको भी 2 हिस्सों में बांटा है, कलात्मक और मंतरंग, फैंटास्टिक और आर्टिस्टिक। फिर जो रिस्पेक्टिव है उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटने का मतलब है कार्य साधक, पैरागमेटिक और सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक। एस्थेटिक में भी कलात्मक आता है और दूसरा जो है आपका कार्य साधक के अंदर 2 आते हैं, विचारात्मक और क्रियात्मक। तो इस तरीके से इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया है। इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहला वही कि रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, इस कल्पना का प्रयोग व्यक्ति उस पदार्थ या स्थिति के लिए करता है जिसे वह पूर्व में नहीं जानता। बच्चों में प्रथम कल्पना का उद्भव पुनरुत्पादक कल्पना के रूप में होता है, रिप्रोडक्टिव के रूप में होता है। इस प्रकार की कल्पना स्मरण का एक अंग होती है कि हम किसी चीज़ को याद करते हैं या याद करने का जरिया बना लेते हैं। दूसरा है प्रोडक्टिव इमेजिनेशन, वो था रिप्रोडक्टिव, यानी कि पहले
हमने किसी चीज़ को देखा और फिर हमने उसके बारे में सोचा। अब है प्रोडक्टिव, यह कल्पना सृजन को विकसित करती है। इस प्रकार की कल्पना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये है रिस्पेक्टिव, इस प्रकार की कल्पना का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है। इस प्रकार की कल्पना के विकास के लिए मानचित्र, ग्राफ, रंगीन चित्र, भवनों आदि का उपयोग किया जाता है। प्रभावशाली प्रणाली होने के कारण बालक इस व्यवस्था से सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर है सृजनात्मक कल्पना। यह कल्पना जो है वो ये जो कल्पना होती है यह आदानात्मक कल्पना से श्रेष्ठ है। ये मौलिकता से अधिक निकट होती है। व्यक्ति केवल उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता बल्कि उसके आधार पर, ज्ञान के आधार पर उन चीज़ों का निर्माण करता है। जैसे कहानी लिखना, कविता लिखना, चित्र बनाना, मिट्टी के खिलौने बनाना, मकान का निर्माण करना, राग लिखना, किसी भी जटिल समस्या का समाधान करना। इस सृजनात्मक कल्पना के भी 2 हिस्से हैं। पहला है कार्य साधक और दूसरा है सौंदर्यात्मक। जो कार्य साधक है, कल्पना मनुष्य के जीवन के उपयोगी कार्यों में सिद्ध होती है। यह कार्य साधक कल्पना ही है। इस कल्पना की सहायता से ज्ञान का विकास होता है और जटिलतम समस्याओं का हल निकलता है। जैसे दूरदर्शन, वायुयान, विद्युत, कंप्यूटर, रॉकेट, टेलीफोन आदि का विकास कार्य साधक कल्पना का ही परिणाम है। इसके भी 2 हैं, पहला थ्योरेटिकल और दूसरा प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल के अंदर बच्चा जो है वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर सिद्धांतों का निर्माण करता है और प्रैक्टिकली के अंदर वह बच्चा साधनों को करके देखता है। जैसे जलयान बनाना, दूरदर्शन यंत्र बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, नहर बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी का दूसरा हिस्सा था सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक या ब्यूटिफिकेशन वाला। तो उसके अंदर कल्पना में जो व्यक्ति अपने सौंदर्य का मूल्यांकन निर्माण करता है उसको हम कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं कलात्मक और फैंटेसी और आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक के अंदर वही चीज़ें, लेखक, कवि बनना, चित्रकार बनना, किसी घर को डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें। और बाकी फैंटेसी के अंदर परियां बनना, परियों की कहानी लिखना, हवा में उड़ना, पंख उड़ाना, जिन बनने की कोशिश करना, सर्वशक्तिमान बनना, इस तरीके का। तो इसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ क्रिएटिविटी महत्वपूर्ण है, वहीं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कल्पना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर बच्चा किसी भी तरह के इमेजिनेशन करता है तो माता पिता और हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसकी इस इमेजिनेशन को कितना पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाते हैं।